एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे अब कह रहे हैं प्राकृतिक हाइड्रोजन। प्राकृतिक हाइड्रोजन, सभी विद्यार्थी ये जानते होंगे कि दुनिया में अभी तक वैज्ञानिकों ने लगभग 118 एलिमेंट्स की खोज की है, 118 तत्वों की खोज की है। 118 तत्व जो हैं उन्हीं से असंख्य कंपाउंड्स बनते हैं और ये कंपाउंड्स हमारे चारों ओर हैं, जैसे कि जल हो गया, नमक हो गया, ये सब कंपाउंड्स हैं, मीथेन हो गई, गैस हो गई, ये सब जो हैं कंपाउंड्स हैं, CO2, ये सब क्या हैं, यौगिक हैं। इन सब का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन इन सब के जो मौलिक उसमें है वो 118 तत्व हैं। 118 तत्वों में से सबसे पहला तत्व है जिसको हम अध्ययन की दृष्टि से एक पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई उसमें पहले नंबर पर रखते हैं, उसका क्या नाम है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहला तत्व है, यानी आप जो 118 तत्व रखते हैं उनमें ये पहले नंबर पर आता है। पहले नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि इसमें इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यानी इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो भी 1 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो भी कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 होने से 1 क्यों होता है, क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, यहां थोड़ा सा मैं साइंस में ज्यादा अंदर अब नहीं जाऊंगा, बस इतना आपको बता दिया कि जो हाइड्रोजन है वो 118 तत्वों में से पहला है। चलिए अब पॉइंट पर आते हैं कि प्राकृतिक हाइड्रोजन क्या है और ये हमारे लिए चर्चा का विषय क्यों है। एक्चुअल में देखिए कि हाइड्रोजन के बारे में एक चीज समझिए कि हाइड्रोजन इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में सबसे हल्का तत्व है, यानी ये सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्की जो गैस है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व भी यही है। इस ब्रह्मांड की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका हीलियम, हीलियम गैस आती है। हाइड्रोजन आप कहोगे सर कहां है, हाइड्रोजन समुद्र में तो मौजूद है H2O के रूप में, समुद्र में मौजूद है H2O के रूप में, और दूसरा आपके जितने भी स्टार्स हैं इंक्लूडिंग आपका सूर्य, उन सब पर हाइड्रोजन और हीलियम भारी मात्रा में मौजूद हैं और इन्हीं से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जिससे आपकी सोलर एनर्जी या फिर दूसरी चीजें जो एनर्जी पृथ्वी पर प्राप्त होती है वो सब प्राप्त होती है। समझिए बात। तो हाइड्रोजन के बारे में ये चीज, तो ये फैक्चुअल चीजें वो ध्यान रखें। एक और चीज आप समझिए, हाइड्रोजन दुनिया का सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। इट इज बेस्ट फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अच्छा ईंधन इसको माना गया है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके 2-3 कारण हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो बहुत ज्यादा ऊष्मा देता है, हीट देता है। यानी एक आप फ्यूल जो होते हैं उस फ्यूल से आप क्या चाहते हैं, फ्यूल से आप क्या चाहें कि हीट प्रोड्यूस करे ताकि इंजन जो है उसको शक्ति मिले। तो हाइड्रोजन तुलनात्मक रूप से जितने भी फ्यूल हैं उनसे अगर आप तुलना करोगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये जलता है, बर्न होता है, तो इसके प्रति ग्राम ईंधन से बाकी के ईंधनों की तुलना में सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। दूसरी बात यह है कि ये जो एनर्जी यहां पर बनती है वो वाटर वेपर के रूप में बनती है। वाटर वेपर यानी जलवाष्प के रूप में बनती है और जलवाष्प के रूप में बनने के कारण यहां किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण किसी भी प्रकार का यहां पर नहीं होता है। और तीसरी चीज है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, ब्रह्मांड में लगभग 75% हाइड्रोजन ही भरा पड़ा है। अब सोचिए एक ईंधन जो सबसे ज्यादा ऊष्मा दे रहा है, पॉल्यूशन फ्री है, प्रदूषण है नहीं, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये दुनिया का सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। फिर चर्चा ये आनी चाहिए, दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर ये सबसे अच्छा ईंधन है तो फिर हम क्यों जीवाश्म ईंधनों पर लगे हुए हैं, फॉसिल्स फ्यूल, हाइड्रोकार्बन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, CNG, LPG, इन पर क्यों टिके हुए हैं, इनसे तो दुनिया भर का प्रदूषण होता है, महंगे भी हैं। उसका कारण है कि हाइड्रोजन का अभी तक हम ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं साहब,
उसका कारण भी मैंने आपको पहले बता दिया था। क्या बताया? पहली बात तो ये दुनिया का सबसे हल्का तत्व और सबसे हल्की गैस है, ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा सक्रिय गैस है। इसके पास ले देकर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति इसे बहुत ज्यादा एक्टिव बना देती है, बहुत ज्यादा सक्रिय बना देती है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब सिलेंडर में किसी में भी जब हाइड्रोजन को आप भरोगे तो बहुत ज्यादा एक्टिव और हल्का होने के कारण ये लीक हो जाती है गैस, यानी इसमें से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी फोर्स है, वो इसके मॉलिक्यूल्स को रोक नहीं पाता, ये गैस उड़ जाती है, ठीक है। यानी इसके स्टोरेज की काफी समस्या है। दूसरी बात एक और ये है कि पृथ्वी पर अभी तक हम हाइड्रोजन की बात करें, ब्रह्मांड में ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रह्मांड में कहां पर है? सूर्य, तारे, इन पर है। पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम है। पृथ्वी पर इसकी मौजूदगी है कहां पर? समुद्री जल के रूप में। समुद्री जल में आप H2O के रूप में इसको क्या करते हैं? पाते हैं। H2O से हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वैद्युत जल अपघटन करना पड़ता है, वहां से हाइड्रोजन बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अब हाइड्रोजन के और बहुत सारे भंडार जो हैं आपको प्राप्त हो रहे हैं और उनमें से एक है प्राकृतिक हाइड्रोजन। समझिए बात आप। अब प्राकृतिक हाइड्रोजन क्या है, अब इस पर आते हैं। कहानी मैंने आपको सारी समझा दी है, समझिए। एक्चुअल में यहां पर देखिए आप कि ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ के आप सभी को पता है 3 पार्ट होते हैं, एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है और नीचे क्या होता है? कोर होता है। 3 भाग हैं। इन तीनों भागों में पृथ्वी की सतह के नीचे जो ये निचला हिस्सा है, यहां पर नेचुरल हाइड्रोजन बनती है, नेचुरल हाइड्रोजन। और ये इसकी जो खोज हुई ना, वो भी अपने आप में क्या है, एक बड़ी रोचक कहानी है। पहले मैं आपको वही बता देता हूं, यानी फिर हम इस पर आ जाएंगे। एक्चुअल में हुआ क्या कि 1987 में अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है माली। माली देश में बोउरा के बेगू ये एक जगह है। वहां पर एक, जैसे अपने बोरवेल होते हैं ना, बोरवेल, उसके लिए क्या करते हैं, एक छिद्र करते हैं, पाइप डालते हैं। तो ऐसे एक बोरहोल था और उस बोरहोल वो काफी दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था। अचानक से लोगों ने देखा कि उस बोरहोल में से एक गैस निकल रही है, भारी मात्रा में गैस निकल रही है और ये गैस एक ज्वाला के रूप में भी निकलती है, कभी चमकती है। इस तरीके से गैस क्या होती लगातार। ये कब की बात है? 1987 की बात है, ठीक है। फिर 2012 में जाकर इसकी स्टडी की गई। वो गैस लगातार निकल रही थी, उस गैस की स्टडी हुई प्रॉपर रूप से 2012 में और पता चला कि ये तो एक शुद्ध हाइड्रोजन है। क्या है? शुद्ध हाइड्रोजन। और शुद्ध हाइड्रोजन सोचिए गैस के रूप में अगर पृथ्वी की सतह से निकल रही है और अब हम इसका अगर उपयोग कर पाए तो हमारी एनर्जी की जो क्षमता है या एनर्जी की जो आवश्यकताएं हैं उनको भारी मात्रा में आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, जगह जगह पर ये स्टडी शुरू हुई कि भाई और भी कहीं ये मिल सकता है क्या। फ्रांस में लोरेन और मोसेले में प्रमुख खोजों में से 92 मिलियन टन हाइड्रोजन क्या हुई, प्राप्त हुई, जो कि वैश्विक स्तर पर जितनी हाइड्रोजन अभी तक मिली है उसका ये लगभग क्या है, आधा है। और उसके बाद बहुत सारे देशों, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, कनाडा और स्पेन, इन सभी में भी नेचुरल हाइड्रोजन क्या हो रही है, मिल गई है, प्राप्त हो रही है। भारत में भी काफी अच्छी क्षमताएं हैं, यानी भारत में इसकी काफी अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि जहां पर ये हाइड्रोजन बनती है, नेचुरल हाइड्रोजन, भारत में वो सारी स्थिति क्या है, मौजूद है। अब इन स्थितियों पर मैं आपको बाद में आऊंगा। अब हम आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी खोज कैसे हुई, समझना। प्राकृतिक हाइड्रोजन है क्या? प्राकृतिक हाइड्रोजन ये एक क्लीन, स्वच्छ, प्रचुर और कम लागत वाला जो ऊर्जा का स्रोत है और ये पृथ्वी के जो सतह के नीचे जो क्या बोलते हैं, भूगर्भिक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं, उनसे बनती है। कैसे बनती है समझना, ठीक है। कैसे बनती है इस पर आएंगे हम। यहां एक बार इंट्रोडक्शन समझिए। प्राकृतिक हाइड्रोजन जिसे भूगर्भिक हाइड्रोजन या श्वेत हाइड्रोजन भी कहते हैं। देखिए इसका व्हाइट हाइड्रोजन, गोल्ड हाइड्रोजन, ये इसके क्या है, नाम है, ठीक है। इसको जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न और संग्रहित होता है। निर्मित हाइड्रोजन के विपरीत
प्राकृतिक हाइड्रोजन का उत्पादन भूगर्भीय रूप से किया जाता है, जिससे एक स्थायी ऊर्जा क्रांति की उम्मीद बढ़ जाती है। यानी एक तो वो हाइड्रोजन है जिसको आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, एक ये है कि ये खुद ही क्या हो रही है, बन रही है। अच्छा, ये जब बनती है तो ये इन 3 प्रक्रिया से बनती है। इसमें से एक है सर्पेंटिनाइजेशन, एक है रेडियोलाइसिस, एक है कार्बनिक अपघटन। अब ये क्या होते हैं, ये आपको समझाते हैं। ठीक है, सर्पेंटिनाइजेशन ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन है, प्रोसेस है। एक्चुअल में पृथ्वी की सतह के नीचे आयरन रिच मेंटल रॉक पाई जाती हैं। यानी जो मेंटल जो सरफेस है हमारा पृथ्वी का, उसमें आयरन युक्त चट्टानें पाई जाती हैं, आयरन युक्त। ठीक है, और उनमें एक पदार्थ होते हैं जिनको कहते हैं ओलिविन। ये ओलिविन जो है इस सतह के नीचे मौजूद जल से क्रिया करते हैं। ओलिविन जो है जल से क्रिया करते हैं और उससे प्रोड्यूस होती है आपकी प्राकृतिक हाइड्रोजन। आगे बात समझ में, पृथ्वी की सतह के नीचे आयरन मेंटल रॉक्स हैं और वो आयरन मेंटल रॉक्स जो हैं उनमें ओलिविन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। ये ओलिविन जैसे पदार्थ जब H2O से क्रिया करते हैं तो उससे नेचुरल हाइड्रोजन मुक्त होती है। एक तरीका ये हो गया, इसको कहते हैं सर्पेंटिनाइजेशन। क्या कहते हैं, सर्पेंटिनाइजेशन प्रोसेस। दूसरा देखिए, सतह के नीचे जो जल है, इस जल पर जब हाई एनर्जी रेडिएशंस गिरती हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा, आप कहोगे सर ये कहां से आएंगी, क्योंकि सतह के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ भी हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे अस्थायी नाभिक वाले पदार्थ, अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले पदार्थ, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, जो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने मास में क्या करते हैं, कमी लाते हैं, मास डिफेक्ट करते हैं, और मास में कमी ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, और ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस के रूप में बाहर आती है। तो यूरेनियम, थोरियम, इन पदार्थों का अपने आप ही क्या होता रहता है, विखंडन होता रहता है। विखंडन होता है मतलब इनके मास में कमी आती है। मास में कमी का मतलब आइंस्टीन क्या कहते हैं कि मास में कमी किस में कन्वर्ट होगी, एनर्जी में। तो ये एनर्जी निकलती है अल्फा बीटा गामा। तो ये रेडिएशन जब जल के मॉलिक्यूल पर पड़ते हैं तो जल के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। ये रेडिएशन जब जल के मॉलिक्यूल पर गिरते हैं तो उसको तोड़ देते हैं और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में बदलते हैं। तो यहां से भी नेचुरल हाइड्रोजन बन गई। तो ये प्रोसेस कहलाता है रेडियोलाइसिस। क्या कहलाता है, रेडियोलाइसिस। यानी रेडियो वेव के रेडिएशंस के कारण क्या हुआ, रेडिएशन के कारण विघटन हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, रेडियोलाइसिस। चलिए, ये बेसमेंट रॉक में होता है, बेसाल्ट वाली जो चट्टान होती है, बेसमेंट रॉक, उनमें होता है। ये आयरन रिच मेंटल रॉक्स में होता है। ठीक है, और फिर इसके अलावा ये कहते हैं कि पृथ्वी की सतह में जो फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट मतलब छोटी छोटी दरारें जो होती हैं, वहां से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ऊपर निकलती है, बाहर आती है। छोटे छोटे जीव जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, वो इस हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इसका उपभोग भी करते हैं और मीथेन के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यही हाइड्रोजन जो पृथ्वी की सतह के नीचे डेवलप हो रही है, मेनली 2 प्रोसेस से होती है, सर्पेंटिनाइजेशन और यहां पर क्या हो गया, रेडियोलाइसिस। वो हाइड्रोजन क्या होती है, फिर सतह के बाहर निकलती है, जो जगह जगह पर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात इसलिए है कि इसके भंडार जगह जगह पर हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसका पूर्णतः उपयोग कर लिया तो पूरी दुनिया की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो सब इसी से पूरी हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर आपको एक और चीज बताते हैं कि समुद्री जल जो है, समुद्री जल, उसका अपघटन करके भी आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हैं। उसका भी उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन बन गई, ये ऑक्सीजन बन गई। लेकिन यहां इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, वैद्युत जल अपघटन प्रक्रिया। लेकिन वैद्युत जल अपघटन प्रक्रिया में, जैसे आप एक बार पहले समझ लो, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहां आपने जल भर दिया। इस जल पर जब विद्युत ऊर्जा आपने क्या की, सप्लाई दी विद्युत ऊर्जा की, तो ये जल के मॉलिक्यूल, पॉजिटिव जो आपका इलेक्ट्रोड था जिसको एनोड कहते हैं, उस पर तो ऑक्सीजन जमा हो गई और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन जमा हो गई। इस हाइड्रोजन का उपयोग आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं और फिर इसको एनर्जी के रूप में काम में लेंगे। चाहे भले आप एविएशन में ले सकते हैं,
केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में ले सकते हैं, शिपिंग में ले सकते हैं, इस हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो चिंता का विषय है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, समुद्री जल के अपघटन के द्वारा बहुत आसानी से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप दे रहे हो, अगर वो कोयले से बन रही है, कोयले को जलाकर बन रही है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, तो फिर फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फिर दुनिया में प्रदूषण और बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए आपको रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी आप इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा आसानी से हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं और उसका ऊर्जा में उपयोग करेंगे। लेकिन यहां पर जो एनर्जी है वो कौन सी होनी चाहिए? रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस प्रकार की एनर्जी होनी चाहिए, और उससे आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन ऊर्जा बना लीजिए। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब देखो यहां पर आगे की बात करें कि हाइड्रोजन जो है, यहां संभावित प्रभाव, यदि वैश्विक भूगर्भीय हाइड्रोजन का केवल 2% पुनः प्राप्त किया जा सके तो यह सभी ज्ञात प्राकृतिक गैस भंडारों की दुगनी ऊर्जा के बराबर हो सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर आपने जो पृथ्वी के गर्भ में जो हाइड्रोजन है, नेचुरल हाइड्रोजन, उसका 2% भी प्राप्त कर लिया, तो आपकी जितनी एनर्जी, जो भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं, जो वर्तमान में जिनको आप निकालते हैं प्राकृतिक गैस के रूप में, जिनसे एलएनजी, सीएनजी वगैरह ये सब बनाते हैं, उससे भी क्या होगी, दुगनी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी, और लगभग 200 वर्षों तक ये आपको क्या करेगी, सेवा देगी, यानी आपको आपकी जो डिमांड है एनर्जी की उसको पूरा करेगी। ठीक है, चलिए और देखिए, उत्पादन लागत इसकी बहुत कम है, $1 प्रति किलोग्राम या उससे भी कम होने का अनुमान है, जो कि ग्रीन और ग्रे हाइड्रोजन दोनों से कम है। अब ये क्या होते हैं साहब, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर में बात हम करेंगे, ग्रीन और ग्रे हाइड्रोजन पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज समझिए कि यहां पर हाइड्रोजन की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसमें प्राकृतिक हाइड्रोजन की खोज करने वाली कंपनियों की संख्या वर्ष 2020 के 10 से बढ़कर 2023 में 40 हो गई है। यानी जो नेचुरल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो कंपनी स्थापित हो रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और उसका कारण इसके फायदे हैं जो मैंने आपको अभी गिनाए थे। ठीक है, यानी इन कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? लगभग 10 से बढ़कर 40 हो गई है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 75% है। ये मैंने आपको कहा था, पूरे ब्रह्मांड का जो टोटल मास है उसमें हाइड्रोजन का मास कितना है? 75%। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में ये कितनी है? बहुत कम मात्रा में। पृथ्वी के वायुमंडल में ये समझो है ही नहीं, 0.5 से 1 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी जब 10 लाख अणु आप क्या करोगे, इकट्ठे करोगे, तो उनमें 0.5 या 1 किसका मिलेगा? हाइड्रोजन का मिलेगा। पृथ्वी की परपटी में यह वजन के हिसाब से 0.75% है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें ये इतनी है। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या है, इसका भंडार चाहिए गैस के रूप में, और वो हमें क्या हो रहा है? मिल रहा है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एनजीएचएम। एनजीएचएम जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित है। एनजीएचएम जो है, यहां पर इसको मैंने इसलिए जोड़ा है कि इससे क्वेश्चन खूब पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा एक नजर डाल लेना आप कि ऊर्जा उद्योग मोबिलिटी क्षेत्र की डीकार्बोनाइज क्षेत्र को डीकार्बोनाइज या स्वदेशी निर्माण क्षमता को विकसित करना। मतलब आपके जो एनर्जी, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उन सब में आप कार्बन मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर भारत सरकार आई है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन GH2 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, के लिए निर्यात के अवसर सृजित करना, वर्ष 2030 तक अपेक्षित परिणाम लाना, ये उद्देश्य है किसके? एनजीएचएम के। ठीक है, प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, ये आपने टारगेट बना लिए, उद्देश्य है। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत, यानी जो फॉसिल फ्यूल से अभी तक आपका खर्चा हो रहा है उसमें 1 लाख करोड़ की क्या करनी है? बचत करना। 6 लाख से अधिक रोजगार विकसित करना। वार्षिक CO2 उत्सर्जन में लगभग 50 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की कमी लाना। 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश विकसित करना। ठीक है, ये है बात, ये इसके टारगेट है एनजीएचएम के। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन और हरित हाइड्रोजन,
इनमें क्या अंतर है? हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, लेकिन यह अन्य तत्वों के साथ संयोजन में ही मौजूद होता है। इसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों से अलग किया जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी जिस हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं पाया जाता, अकेला नहीं पाया जाता, ये कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि जल। इसको यहीं से क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। लेकिन जो हम हरित हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक हाइड्रोजन की जो हमने अभी बात की थी, प्राकृतिक हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से कहां पाई जाती है? पृथ्वी की सतह के नीचे। तो वहां उसका उपयोग करना क्या होगा? आसान होगा। ठीक है। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन के 3 प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, एक ब्लू हाइड्रोजन और एक ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है जो अभी मैंने प्रोसेस बताया था ना, देखिए जो आपको ये प्रोसेस बताया था, ये वाला, यहां से आप रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी लगाकर, जल को तोड़कर जो हाइड्रोजन प्राप्त कर रहे हो, ये ग्रीन हाइड्रोजन है। ये आपकी क्या कहलाएगी? ग्रीन हाइड्रोजन। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि इससे किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा पॉल्यूशन? क्योंकि इधर तो आपने रिन्यूएबल एनर्जी ली है, तो इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, और जो हाइड्रोजन बन रही है उससे तो कोई पॉल्यूशन वैसे नहीं होता ऊर्जा के रूप में। तो ये तो कहलाती है ग्रीन हाइड्रोजन। अच्छा, अब आपकी जो ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन है वो कैसे? आप क्या करते हैं, जब नेचुरल गैस को तोड़कर, प्राकृतिक गैस को तोड़कर हाइड्रोजन बनाते हैं, तो वो कहलाती है ग्रे हाइड्रोजन। और इसमें पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधनों पर आधारित प्रक्रियाएं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फिर आता है आपका ब्लू हाइड्रोजन। ये भी नेचुरल गैस से प्राप्त की जाती है। तो यहां भी पॉल्यूशन यानी CO2 क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। यहां भी CO2 मुक्त हो रही है। ठीक है। लेकिन यहां ग्रीन हाइड्रोजन में आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी वगैरह से क्या करते हैं, पानी को तोड़ते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इससे किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इनको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।